Hello everyone, welcome you all again to my YouTube channel Let's Do Biology. I hope you all are doing well. So in today's video I will discuss about the inflammation, that how it will generate or when it will cause in our body or whatever related to inflammation. ठीक है. So in my previous video I have already discussed about the innate immunity कि innate immunity क्या होती है, कैसे होती है और उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है innate immunity में बेसिकली. और आज मैं डिस्कस करूंगी इनेट इम्यूनिटी. ही इनेट इम्यूनिटी से रिलेटेड एक मैकेनिज्म होता है इन्फ्लेमेशन, इसी के अंडर आता है जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इन्फ्लेमेशन एंड फर्दर आई विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, दैट हाउ इट विल जनरेट एंड further how it will lead to eradication of that obnoxious stimuli or foreign particle that lead to inflammation. ठीक है. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन जो होता है ये टर्म होते क्या है. इन्फ्लेमेशन हम बोलते किसको है. ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन क्या है, एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म ही है हमारी बॉडी में. जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया तो कैसे पता चलेगा हमारे इम्यून सेल्स को कि वो पार्टिकल आ गया. फॉरेन कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म या कुछ भी आ गया तो वो कैसे पता चलेगा. तो उसमें ही एक प्रोसेस होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, जो हमारे बॉडी को बताता है, बॉडी की इम्यून सेल्स को बताता है कि यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल आ गया है और अब आपको यहाँ पे आके उसको इरेडिकेट करना है, उसको हटाना है वहां से. तो ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब बॉडी के लिए प्रोटेक्शन की तरह एक्ट करता है, जिससे पता चलता है हमारी इम्यून सिस्टम को कि यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल आता है. तो इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी बाय विच इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है इम्यून सिस्टम एंड रिमूव्स हार्मफुल फॉरेन स्टिमुलाई. ठीक है, कोई भी फॉरेन हार्मफुल स्टिमुलाई आ जाएगा उसको रिकॉग्नाइज करेगा और रिमूव कर देगा. इसी प्रोसेस को हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. ठीक है, अब इस इन्फ्लेमेशन से एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. तो ये क्या जनरेट होगा, जैसे ही हमारा कोई भी टिश्यू है, ठीक है, उसमें कोई भी हमारा वुंड हुआ या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया तो उससे बहुत सारे इवेंट होते हैं. एकदम से नहीं होता कि जैसे ही हमारा वुंड हुआ या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया और डायरेक्ट इम्यून सेल आ गई. नहीं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कोई भी प्रोसेस हो उसमें बहुत सारे इवेंट पहले इन्वॉल्व होते हैं, देन फाइनली वो प्रोसेस होती है. ठीक है, तो इसी प्रोसेस को, जो भी ये डिफरेंट इवेंट होते हैं, इन्हीं को हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बोलते हैं. ठीक है, देन द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन. ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो पैथोजन एंटर हुआ था उसका क्लियरेंस हो जाएगा. ओके, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम दीज ऑल पॉइंट्स. ठीक है, कि मेन इसका जो इन्फ्लामेशन है ना, देर आर 4 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन. की इन्फ्लामेशन हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है. तो याद रखना इन पॉइंट को. ठीक है, रूबर, रेडनेस, ट्यूमर, स्वेलिंग, कैलोर, हीट. जैसे देखो कैसे याद रखोगे, आर से तो ये याद हो जाएगा कि आर से रूबर और आर से ही रेडनेस. ओके, ट्यूमर मतलब जैसे ट्यूमर होता है हमारी बॉडी में, उससे लगा लेना कि स्वेलिंग. ओके, न्यूमेनिक्स थोड़ा सा मतलब जैसे आप कंफ्यूज ना हो जाओ तो उस तरीके से मैं याद रखने का बता रही हूँ कि रूबर तो याद हो जाएगा रेडनेस से, ट्यूमर स्वेलिंग मतलब ट्यूमर और स्वेलिंग, स्वेल हो रहा है जब ट्यूमर होता है. इस तरीके से मतलब कुछ याद रखना, कनेक्शन याद करके, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तो दैट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू. कैलोर, कैलोर मतलब कैलोरी. कैलोरी किसके लिए यूनिट, किसकी यूनिट होती है, हीट की. ठीक है, तो ये इसलिए हीट को नोटिफाई कर रही है इधर, डेल और पेन. ओके, आई होप कि ये आपको याद हो जाएंगे. एंड देर इज फिफ्थ साइन ऑल्सो. पहले क्या था, पहले ये 4 साइन इन्फ्लेमेशन के मतलब बताए गए थे, डिस्कवर किए थे, और जो ये फिफ्थ साइन है ये बाद में आया है, जो कि है फंक्शियोलेजा लॉस ऑफ फंक्शन. इन्फ्लेमेशन होता है जहां पे उसके लिए ये साइन है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना. ओके, ये इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं कि इन्फ्लेमेशन के साइन बताओ, कार्डिनल साइन. और अगर आप इनके बारे में और पढ़ना चाहो तो और भी पढ़ सकते हो, क्यूबी बुक जो है इम्यूनोलॉजी के लिए, उसमें से. ठीक है, मतलब इन्हीं को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो. वैसे मैं आगे अपनी आने वाली स्लाइड में समझाऊंगी कि कैसे कैसे रेडनेस होता है, कैसे स्वेलिंग होता है, कैसे पेन से लीड होता है इन्फ्लेमेशन, ये सब बताऊंगी. ठीक है,
इन्फ्लामेशन जैसे ही आए, दो मेन सेल को याद रखना, मैक्रोफाज एंड न्यूट्रोफिल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू लर्न कि इन्फ्लामेशन से दो मेन सेल रिलेटेड होती है जो कि हमारा इनेट इम्यून सिस्टम में आती है, मैक्रोफाजेस और न्यूट्रोफिल्स। इन्फ्लामेशन के इनिशियल जो रिस्पॉन्स आता है उसमें ये दोनों सेल इन्वॉल्व होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज न्यूट्रोफिल, जो कि सबसे पहले रिक्रूट होती है। अब न्यूट्रोफिल सबसे पहले रिक्रूट क्यों होती है? बिकॉज ये ब्लड में सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है, सबसे ज्यादा नंबर जो भी इम्यून सेल्स है उसमें से न्यूट्रोफिल्स का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा नंबर में हो गई तो ये सबसे पहले चली जाती है इन्फ्लेमेशन की साइड पे। ठीक है, सो इन सब पॉइंट में से लास्ट के दो पॉइंट, लास्ट के जो दो तीन पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इन्फ्लेमेशन है उसके साइन क्या है। ये दो सेल मेनली इनिशियल रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती है एंड न्यूट्रोफिल इज द फर्स्ट सेल दैट विल विजिट टू साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा अबेंडेंट है ब्लड में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इन्फ्लेमेशन। आगे हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन की टाइप क्या होती है। इनमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, CSIR में। अगर आप PYQ सोल्व करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इन्फ्लेमेशन के टाइप में से भी आया हुआ है। और अभी मैं बताती हूँ कि कैसे आया हुआ है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था, पहले समझाती हूँ। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन की दो टाइप होती है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट मीन्स छोटा, क्रोनिक मीन्स बड़ा। अब देखो, छोटा मतलब छोटा मीन्स थोड़े से टाइम के लिए जो इन्फ्लेमेशन होता है ना उसको हम बोलते हैं एक्यूट। अब वो थोड़े से टाइम के लिए हो रहा है तो मतलब बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है जैसे। और अगर थोड़े टाइम के लिए हो रहा है तो मतलब बड़ी कोई डिजीज से रिलेटेड नहीं है ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। तो क्या होता है, इमीडिएट एकदम से आता है, जैसे फॉरेन पार्टिकल आया वैसे ही एकदम से ये रिस्पॉन्स आता है। शॉर्ट टर्म होता है और लास्ट होता है, लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अगर ये थोड़े टाइम के लिए रह रहा है तो मतलब किसी बड़ी डिजीज से रिलेटेड नहीं होगा। ये तो ऑब्वियस है ना कि अगर मतलब बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहता तो कोई बहुत बड़ी और डिजास्टर डिजीज होती, राइट। लेकिन अभी ये थोड़े टाइम के लिए रह रहा है तो नॉर्मल डिजीज, लाइक डिजीज भी नहीं, नॉर्मल रिस्पॉन्स, जैसे आपको मच्छर काट ले तो थोड़ा सा मतलब वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, एलर्जिक जिसे हम बोलते हैं, तो दैट इन्फ्लेमेशन इज कम अंडर एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, दैट इज इन्फेक्शन जब हो जाता है। एलर्जिक रिएक्शन, जो कि हमें जब मॉस्किटो काट लेते हैं तो एलर्जिक, कुछ कुछ पर्सन ज्यादा एलर्जिक होते हैं तो वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ये आता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंडर। ठीक है, इन्फेक्शन हो जाए कोई भी, बर्न्स, वुंड, ट्रोमा इंजरी, ट्रोमा इंजरी मतलब ये सारे आते हैं हमारे एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में से ही एक PYQ क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, CSIR में, कि शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन कौन सा होता है, एक्यूट या क्रोनिक। और चार ऑप्शन थे जैसे उसमें से, तो उसमें से उसका आंसर था एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, देन दूसरा क्या होता है, एक तो हमारा क्या, एक्यूट मतलब छोटा, क्रोनिक मतलब बड़ा। बड़ा मतलब जो ज्यादा टाइम के लिए हमारे इन्फ्लेमेशन जो एक्सटेंड करेगा बहुत ज्यादा टाइम के लिए। ठीक है, सो ये एकदम से आ जाता है जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जैसे ही फॉरेन पार्टिकल आया वैसे ही एकदम से ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाता है। लेकिन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हम कब बोलते हैं, जब वो इन्फ्लेमेशन बहुत टाइम के बाद आएगा और ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, मतलब मंथ्स और इयर्स तक भी रह सकता है, उस इन्फ्लेमेशन को हम टर्म देते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ओके, और ये किस किस कंडीशन में आता है, मतलब जो डिजीज होती है ना मेनली जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, ये ज्यादा टाइम के लिए चलती है, उस केस में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसके एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। एग्जाम्पल देके पूछा जाए कि एक्यूट और क्रोनिक में से कौन सा है, तो जो ज्यादा टाइम चलने वाली डिजीज होती है ना और एकदम से ठीक ना हो वो आता है क्रोनिक में। ऐसे याद रखना, रटने का कोई जरूरत नहीं है इनको। ओके, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज, कैंसर, SLE एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। मेनली जो इसमें मोस्ट पॉपुलर है दैट इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को लीड करता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस को। ओके, आई होप कि इन्फ्लेमेशन के बारे में और टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, अभी जैसे मैंने बताया था कि जो इन्फ्लामेशन है वो बहुत सारे इवेंट से लीड होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट इंड्यूस होते हैं जिससे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो हम देखते हैं कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में कौन कौन से इवेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो इस डायग्राम से मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगी।
ओके, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के इवेंट्स कौन कौन से थे, जैसे देखो ये हमारा सेल है, जैसे ही किसी भी ये हमारा बैक्टीरिया एकदम से आए अंदर, टिश्यू डैमेज हो गया, इन्होंने टिश्यू डैमेज कर दिया, अब एंटर करेंगे तो ये जैसे लगा लो हमारा एपिथेलियल लेयर है, ओके, इसके अंदर से भी ये हमारी सेल के अंदर घुस गए। अब जैसे ही अंदर घुसे तो कौन सा होगा, टिश्यू डैमेज कोज रिलीज ऑफ वैसोएक्टिव एंड कीमोटैक्टिक फैक्टर। इसको छोड़ो, पहले ये देखते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज टिश्यू डैमेज विद रिलीज ऑफ वेरियस वैसोएक्टिव एंड वैसोएक्टिव मतलब जो हमारी ब्लड वेसल है ना, उनको बोल रखा है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और वो टिश्यू को डैमेज करेगा, तब ये सब रिलीज होंगे, वैसोएक्टिव फैक्टर रिलीज होंगे और कीमोटैक्टिक फैक्टर जो कि एक्ट करेंगे हमारी ब्लड वेसल पे, ठीक है ना। अब जो ये फैक्टर रिलीज होंगे, these फैक्टर इंड्यूस इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द एरिया। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारा कोई भी ये वैसोएक्टिव और कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज हुए जो कि हमारा इम्यून सेल से होंगे मेनली, ये यहाँ पे इस ब्लड वेसल की में ब्लड के फ्लो को इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे कैपिलरी परमेबिलिटी। ये जो पॉइंट लिखा है ना, इसको याद रखना कि आपसे अगर पूछा जाए कि इन्फ्लामेशन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, तो ये पॉइंट उस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनफ्लक्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, अब ये तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि इम्यून सेल्स किसके अंदर आती है, डब्ल्यूबीसी के अंदर, तो डब्ल्यूबीसी का इन्फ्लक्स तो होगा ही वहां पे क्योंकि हमारे बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो है वो सेल के अंदर हमारे के अंदर आ गए हैं, अब उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यून सेल्स मतलब डब्ल्यूबीसी का इन्फ्लक्स होगा, जिसमें कौन कौन से आते हैं, फेगोसाइट सेल जैसे कि मैक्रोफाजेस, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ठीक है, ये सब सेल, और लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड टू द टिश्यू। अब ये जैसे ब्लड में थी हमारी सेल, ये सेल यहाँ पे आएंगी, ये क्या है, हमारा ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे हमारी क्योंकि इम्यून सेल ब्लड में होती है ना, अब ये सेल ब्लड से बाहर टिश्यू में आएंगी, ये टिश्यू एरिया में आएंगी, ठीक है। जैसे ही क्योंकि अब हमारा जो ये एंडोथीलियल सेल जो है, जो हमारी ब्लड वेसल की आउटर लेयर होती है, इसको परमेबलाइज कर देंगे, परमेबलाइज कर देंगे मतलब जो ये इनके बीच का जो कनेक्शन था ना वो लूज हो जाएगा, और उसके लूज होने से अब यहाँ पे क्योंकि हमारा कीमोटैक्टिक फैक्टर है, उसकी तरफ हमारी इम्यून सेल अट्रैक्ट होंगी। अब इम्यून सेल अट्रैक्ट होंगी तो वो इन एंडोथीलियल सेल के गैप के बीच में से बाहर आने का ट्राई करेंगे क्योंकि परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई है यहाँ पे। तो आप देखो ये जो प्रोसेस होती है ना कि इम्यून सेल्स का या न्यूट्रोफिल्स का ब्लड से टिश्यू के अंदर आना, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेशन। ये प्रोसेस बहुत बार पूछी गई है प्रीवियस ईयर में, तो इसको याद रखना, ठीक है। अब क्योंकि फेगोसाइट्स माइग्रेट, अब ये बाहर आ गई हमारी सेल, अब ये फेगोसाइट सेल माइग्रेट करेंगे इन्फ्लामेशन की साइड पे, और ये कैसे माइग्रेट करती है, यहाँ पे कीमो अट्रैक्टेंट मोलिक्यूल होते हैं जो इनको अट्रैक्ट करते हैं हमारी इम्यून सेल्स को, फेगोसिटिक सेल्स को, ठीक है। अब फेगोसाइट सेल क्या करेंगे, रिलीज करेंगी एंटीबैक्टीरियल मटेरियल जिससे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगी। अब वो फेगोसाइट भी है तो वो इनगल्फ भी कर लेगी बैक्टीरिया को, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा कि सबसे पहले टिश्यू डैमेज हुआ, वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से टिश्यू डैमेज हुआ और वैसे एक्टिव और कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज होंगे, जिससे क्या होगा, हमारा ये परमेबलाइजेशन जो है एंडोथेलियल मेम्ब्रेन का ये इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और डब्ल्यूबीसी सेल यहाँ पे आ जाएंगी जहाँ पे परमेबलाइजेशन हो गया। अब हमारा इम्यून सेल्स का एक्स्ट्रावेजेशन होगा, ब्लड से टिश्यू वाले एरिया में आ जाएगी जिसको हम एक्स्ट्रावेजेशन बोलते हैं। अब यहाँ से कीमो अट्रैक्टेंट की वजह से इम्यून सेल इन्फेक्टेड एरिया की तरफ अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। सो इस तरीके से जो बैक्टीरिया हमारा आया था उनका इनगल्फमेंट हो जाएगा और फेगोसिटाइजेशन हो जाएगा। दिस इज अबाउट द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। सो नेक्स्ट इज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में जो हम इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में देखते हैं कि जो मैंने अभी बताया कि कौन कौन से इवेंट होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कैसे इन डिफरेंट कार्डिनल साइंस को लीड करते हैं, कैसे डिफरेंट कार्डिनल साइंस से कनेक्शन होता है डिफरेंट इवेंट्स ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का, ठीक है।
सबसे पहले वैसोडाइलेशन हो गया कि जो ब्लड वेसल थी हमारी वो डायलेट हो गई, जिसकी वजह से ब्लड बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है। ज्यादा तेजी से फ्लो कर रहा है तो दैट विल लीड टू टिश्यू रेडनेस। ठीक है, ये टिश्यू की रेडनेस कोज कर देगा ब्लड वेसल में, क्योंकि बहुत तेजी से ब्लड फ्लो कर रहा है ना, और जब ये बहुत तेजी से ब्लड फ्लो कर रहा है तो ये हीट को भी जनरेट करेगा। ठीक है, तो टिश्यू रेडनेस हो गया, दो तो हो गए हमारे रिस्पॉन्स यहाँ पे जो कार्डिनल साइन के थे। ठीक है, हीट भी जनरेट हो गया और रेडनेस भी हो गया। और जो ये टिश्यू रेडनेस होता है इसको हम बोलते हैं एरिथमा। इन तीनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है वो किस किस इवेंट्स के थ्रू होता है। वैसोडाइलेशन हो गया सबसे पहले, देन कैपिलरी की जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे हमारा एक्स्ट्रावजेशन होगा, इम्यून सेल्स ब्लड वाले पार्ट से टिश्यू में चली जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी फैसिलिटेट्स एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सुडेट कंट्रीब्यूट्स टू टिश्यू स्वेलिंग। ठीक है, अब जो ये कैपिलरी परमेबिलिटी हो गई ना, परमेबिलाइजेशन हो गया हमारी कैपिलरी का, उसकी वजह से टिश्यू स्वेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कंट्रीब्यूट करेगा टिश्यू स्वेलिंग को भी। ओके, एंड इसको हम बोल रहे हैं एडिमा। और स्वेलिंग में मैंने बताया था ट्यूमर, जो कार्डिनल साइन था वो था ट्यूमर स्वेलिंग की वजह से, तो तीसरा भी कार्डिनल साइन यहाँ से जनरेट हो गया। ओके, एंड फाइनल क्या है, इनफ्लक्स ऑफ फैगोसाइट्स। अब जैसे ही वहां पे ब्लड फ्लो बहुत तेजी से हुआ, कैपिलरी परमेबलाइजेशन हो गया, वहां पे हमारे इम्यून सेल्स का इन्फ्लक्स होएगा। और इम्यून सेल्स मतलब फैगोसाइट्स कैपिलरी से टिश्यू के अंदर चली जाएगी। इस प्रोसेस को एक तो मैंने बताया था एक्स्ट्रावजेशन बोलते हैं, इसी को डायपेडेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, डायपेडेसिस। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, अगर डेफिनेशन में पूछा जाए, ये इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि डायपेडेसिस क्या होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। दिस माइग्रेशन डिपेंड्स ऑन एडहेशन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस ऑन ल्यूकोसाइट्स एंड वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स। अब यहाँ पे इसके ऊपर भी कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और इम्यून सेल्स पर भी होते हैं, जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रावजेशन होता है। ये भी कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मेनली, तो वो याद करने का जरूरत नहीं है, बस याद रखना इसको एक्स्ट्रावजेशन और डायपेडेसिस बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ एडहेशन मॉलिक्यूल होते हैं ल्यूकोसाइट्स पर भी और एंडोथेलियल सेल्स पर भी, जो स्टिमुलेट करते हैं इम्यून सेल्स के मूवमेंट को ब्लड से टिश्यू में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के जो मैंने लास्ट में स्टेप बताए थे, ये वही स्टेप है, इसको भी देख लो कि सबसे पहले जैसे टिश्यू डैमेज हुआ वहां पे सेंसर सेल आ जाएंगी, उस इंफेक्शन को डिटेक्ट कर लेगी। और सेंसर सेल कौन कौन सी है, मैक्रोफाजेस, डेंड्रिटिक सेल एंड न्यूट्रोफिल सेल्स। मेनली मैक्रोफाजेस एंड न्यूट्रोफिल सेल्स होती है, बट डेंड्रिटिक सेल आल्सो कंट्रीब्यूट एज ए सेंसर सेल्स ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। ओके, अब पीआरआर जो है हमारे, जो लास्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, दैट विल एक्टिवेट ऑन सेंसर सेल। सेंसर सेल पर पीआरआर प्रेजेंट होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब जो ये सेंसर सेल थी ये प्रोड्यूस करेंगी इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स। अब इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स में मेनली जो आता है वो होते हैं साइटोकाइंस। ठीक है, एंड दिस सेंसर सेल विल इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्स। ये जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, ये रिक्रूट कर देगा ल्यूकोसाइट्स को, ल्यूकोसाइट्स में हमारी इम्यून सेल आ जाती है, और प्लाज्मा प्रोटीन को ब्लड से इंफेक्टेड टिश्यू में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावजेशन, एक्स्ट्रावजेशन बोलते हैं, और ये इन्फ्लामेशन को लीड करेगी। ठीक है, इफेक्टर फंक्शंस इंड्यूस्ड फैगोसाइटोसिस और डिग्रेडेशन ऑफ पैथोजन। इस तरीके से पैथोजन का क्लियरेंस हो जाएगा इन्फ्लामेशन से। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो जनरेट हुआ उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट जो हुए, उन सब से फैगोसाइटोसिस होगा और पैथोजन का क्लियरेंस हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. So thank you so much for watching my video, and if you are new to my channel then please guys subscribe my channel Let's Do Biology and share my videos with your friends also. Thank you so much, we'll meet you in next video.